नमस्कार, बोज़ोन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम BSc 4th सेम ऑप्टिक्स के लिए एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। BSc 4th सेम में फिज़िक्स के दो पेपर आते हैं, एक स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का और एक ऑप्टिक्स का। हम पहले ऑप्टिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले मैं एक दो बात आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने पास एक पेन कॉपी लेकर बैठें। जब भी इस वीडियो को देखें तो उस समय निकाल कर देखें, ऐसा नहीं कि 10 मिनट एक बार देख ली, 10 मिनट एक बार। जब भी आप देखें वो 20 मिनट की 30 मिनट की पूरी वीडियो को एक ही कंप्लीट स्लॉट में देखें। साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करें और जो टॉपिक पढ़ाया है उस पर प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको आप साथ के साथ एग्ज़ाम नोट से मैच करते रहें। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे, अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। और आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है और टाइम कितना अवेलेबल रहता है इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली वी विल कंप्लीट द होल वीडियो लेक्चर सीरीज़। तो शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिक्स शब्द का अर्थ क्या है या ऑप्टिक्स के क्या मायने हैं। ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। मतलब ऑप्टिक्स में पूरा खेल लाइट का चलेगा। लाइट कैसे इंटरफेयर करती है, कैसे डिफ्रैक्ट करती है, कैसे कन्वर्ज करती है। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिक्स आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अब ऑप्टिक्स में आगे बढ़ने से पहले आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC का नाम जरूर सुन रखा होगा। क्लास 12th में चैप्टर आता है, शायद चैप्टर नंबर 10 है। तो ऑप्टिक्स के पूरे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में YDSC एक माइलस्टोन है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है आपका, ये 1801 में कंडक्ट किया गया। 1801 से पहले हम लाइट रे मानते थे और 1801 के बाद जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद से हमने लाइट को वेव मानना शुरू कर दिया। इसका मतलब YDSC ने ऑप्टिक्स को पढ़ने की या समझने की पूरी मान्यता को ही चेंज कर दिया। इसका मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट है आपकी ऑप्टिक्स की स्टडी में। तो आपके BSc के कोर्स में YDSC गिवन नहीं है, ये 12th लेवल पर है। पर मुझे लगता है कि BSc का कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें YDSC की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए पहले 3 लेक्चर्स में हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके मेन BSc के कोर्स पर आएंगे। अब मान लीजिए अगर एक कार्डबोर्ड है, इस तरह का कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने 2 छेद करके इस तरीके से उसको रख दिया और उसके सामने एक स्क्रीन यहां पर लगा दी गई। अब यदि मैं यहां से एक टॉर्च से या एक लेजर लाइट से लाइट डालूं तो आपको स्क्रीन पर किस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व होगा। हमारी जनरल जो सेंस कहती है वो कहती है कि इसके स्लिट के सामने ब्राइट स्पॉट बन जाएगा और बाकी जगह अंधेरा रहेगा, क्योंकि लाइट आपकी रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये हमने पहले पढ़ रखा है 1801 से पहले। इसलिए रे ऑप्टिक्स के आधार पर तो 2 ब्राइट स्पॉट्स स्क्रीन पर बनने चाहिए और बाकी जगह आपका डार्कनेस होनी चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, जब इन 2 स्लिट्स के ऊपर लाइट डाली गई तो स्क्रीन पर जो पैटर्न ऑब्जर्व किया गया वो किया गया अल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट
इस तरीके से अल्टरनेट डार्क ब्राइट स्पॉट्स का पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, जो लाइट को रे मान के हम नहीं समझ सकते। अगर लाइट को मैं वेव मान लूं तो हम इस पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुल मिला के 1801 की बाद की सारी ऑप्टिक्स को में हमने लाइट को वेव माना है और उससे ही ऐसे फिनोमिनन हम एक्सप्लेन कर पाए हैं। तो अब YDSC डिटेल में पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेव क्या है। इस पूरी आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे कि वेव क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख नहीं सकते हैं। जो लाइट इस बल्ब से यहाँ पर आ रही है, मैं उसमें उस जो वेव है लाइट की उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पर उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई और वेव जिसको मैं देख पाऊँ, पहले उसकी स्टडी कर लेते हैं और फिर उसकी स्टडी से जो बातें निकल कर आएंगी उसको हम लाइट वेव में डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो जो वेव मैं हमेशा फील करता हूँ या हम सब फील करते हैं वो है मटीरियल वेव। मटीरियल वेव भी कई प्रकार की हो सकती है। आपने तालाब में एक पत्थर डाला, उससे जो वेव जनरेट हुई वो भी एक मटीरियल वेव है। या एक रस्सी को आपने एक स्ट्रिंग एक एंड से पकड़ के ऐसे हिलाया तो जो जनरेट हुई वो भी एक मटीरियल वेव है। तो इस तरीके से मटीरियल वेव आपकी ये दो एग्जाम्पल हैं। तो हम कंसिडर करते हैं मटीरियल वेव में स्पेशली वाटर वेव को। अगर आप एक पोंड में पत्थर डाल देंगे तो आपकी वेव जनरेट होंगी। ये मान लीजिए वेव का क्रेस्ट है। क्रेस्ट का मतलब जो उसका अपर पोर्शन है, कहीं आगे जाके उसका ट्रफ होगा, जो डाउनवर्ड पोर्शन होगा, फिर क्रस्ट होगा और फिर आपका ट्रफ होगा। इस तरीके से आपकी वेव जनरेट होगी। और इसी वेव को देखने का एक और तरीका है, जहाँ पर पत्थर डाला उसके चारों तरफ वेव आएंगी, लेकिन मैं एक डायरेक्शन में देखूं तो वो पानी की वेव इस तरीके से बनेगी। ये पानी का मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब है जब तक पत्थर नहीं डाला था पानी शांत स्थिति में था, तब पानी का लेवल ये था। पत्थर डालने के बाद कहीं का पानी ऊपर आ गया और कहीं पर नीचे खड्डा बन गया। इस तरीके से वेव हमें आगे जाती हुई दिखाई देती है। इस वाटर वेव के बारे में हमने सबने देखा है, समझा है। तो सबसे पहले व्हाट इज वेव में जो सब टॉपिक है वो है मोशन ऑफ पार्टिकल। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी तालाब में पत्थर डालते हैं और जो वेव जनरेट होती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो पानी बाहर की तरफ जा रहा है। अगर वो पानी, तालाब का पानी बाहर की तरफ जा रहा होता तो सारा पानी किनारे से छलक के बाहर चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब जो पानी आपको बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, एक्चुअली में वो पानी बाहर की तरफ नहीं जा रहा होता। इस बात का क्या मतलब है और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? आप ऐसा कीजिए, तालाब में पत्थर डालिए, वेव्स क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद थर्मोकोल शीट का एक टुकड़ा छोटा सा कट करके आप उस वेव में कहीं भी डाल दीजिए। तो आप मान लीजिए वेव में यहाँ पर आपने वो थर्मोकोल शीट का छोटा सा टुकड़ा या ऐसा एक वुडन ब्लॉक डाल दिया। आप क्या देखेंगे, वेव आगे जाती रहेगी, लेकिन जो थर्मोकोल की शीट है वो वहीं पर ऑसिलेट करती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, जो ये वेव है, पानी के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं। एक पार्टिकल यहाँ पर है, वो यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, सेकंड वाला उसके जस्ट पीछे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, थर्ड वाला उसके पीछे पीछे। सारे पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो हमें ऐसा परसीव होता है, ऐसा दिखता है कि वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे की तरफ वो नहीं बढ़ रहे होते। इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे आपने एक चेन देखी होगी, लोहे की चेन, जिससे हम पशुओं को बांधते हैं, जिसको हम हरियाणवी में बेल भी बोलते हैं। तो ये जो चेन है,
इस चेन के मैं एक सिरे को यदि उठाऊं तो पीछे वाला सिरा अपने आप पीछे पीछे उठेगा, तीसरे वाला उसके पीछे, चौथे वाला उसके पीछे। तो जैसे यहाँ ये बेल इसके चेन का एक भी कोई भी एक कड़ी आप देखेंगे, एक कड़ी अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करेगी, लेकिन वो ऐसा लगेगा कि वो कड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। इसका एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं। आपने दिवाली पर देखा होगा कि कई ऐसी हमारे पास भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, उनके चारों तरफ ऐसे लड़ी लगी होती है। उस लड़ी में आपकी अल्टरनेट ग्रीन और रेड लाइट्स होती हैं। एक बार क्या होता है, सारी रेड लाइट ऑन होती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम ग्रीन, रेड, ग्रीन, ऐसे करके वो रेड ग्रीन अल्टरनेटिवली ऑन होती है, लेकिन हमें लगता है कि ग्रीन लाइट आगे ट्रेवल कर रही है या रेड लाइट आगे ट्रेवल कर रही है, जबकि वो अपनी ही जगह पर लाइट एक बार ग्रीन होती है, एक बार रेड होती है, एक बार ग्रीन, एक बार रेड। इस तरीके से क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ रही है। तो कुल मिला के वेव में, मटेरियल वेव में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वेव जनरेट हुई उसमें आपका जो मटेरियल का पार्टिकल है वो आगे मूव नहीं करता, वो अपने ही पोजीशन पर ऑसिलेट करता है, लेकिन हमें ऐसा परसीव होता है, ऐसा लगता है कि वो आगे मूव कर रहा है। ये पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है। सेकंड है वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। आपका वेवलेंथ और टाइम पीरियड क्या होता है, ये देखिए। वेवलेंथ की अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन अगर याद रखना चाहते हैं तो वो है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। दो जो ऊंचे वाले पोर्शन हैं इनके बीच का डिस्टेंस आपकी एक वेवलेंथ है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ये भी आपका डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर होता है। या आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट वेव होती है, उसके बाद वो अपने फॉर्म को रिपीट करती है, तो ये भी एक वेवलेंथ है। तो इस तरीके से वेवलेंथ लैम्डा आप समझ गए हैं कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या फिर एक ऐसी लेंथ जिसके बाद उसका फॉर्म रिपीट हो, वो वेवलेंथ कहलाती है, वो लेंथ। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है इस तरह की वेव जनरेट कब होगी, जब पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह ऑसिलेट करेंगे। आप ध्यान से देखना, आप किसी भी रस्सी को लेना, जैसे ये चेन है, अगर इस चेन को मैं एक बार मैक्सिमम पोजीशन तक ले जाकर, यहाँ तक ले जाकर, फिर वापस मिनिमम पे, फिर नीचे और फिर यहाँ पर, ऐसे जब एक मोशन कराऊंगा तो आप देखना आपकी ऐसी एक वेव जनरेट हो जाएगी। या आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, किसी भी रस्सी को अगर आप उस पॉइंट का आपको एक पूरा साइकिल कंप्लीट करना है। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऊपर वापस मीन पे, नेगेटिव और फिर मीन पे, इसके बाद उसका मोशन रिपीट होगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने पे आपकी एक वेव जनरेट होती है। तो अगर इस कड़ी को मैंने एक बार ऐसे किया तो एक वेव जनरेट हो जाएगी। अब एक पार्टिकल को अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये आपका टाइम पीरियड है। तो एक पार्टिकल को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। या फिर ये बोल सकते हैं किसी एक पॉइंट से, किसी भी पोजीशन से जब पूरी एक वेवलेंथ गुजर जाए और जितना टाइम लगे उसको टाइम पीरियड हम बोलते हैं। तो आपको दो बातें समझ में आई अभी तक। एक तो ये कि मटेरियल वेव में कभी भी मटेरियल ट्रेवल नहीं करता, अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट करता है और हमें ऐसा लगता है, टोटल जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो ऐसा लगता है कि वो पार्टिकल आगे मूव कर रहा है। दूसरी बात, उसमें वेवलेंथ और टाइम पीरियड क्या होता है उसको हमने डिटेल से समझा। अब वेवलेंथ और टाइम पीरियड, इन दोनों पे डिपेंड कुछ और पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के, 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा 2 पाई बाय टी। यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, टी क्या है, टाइम पीरियड। 2 पाई आपका कांस्टेंट है दोनों जगह। के को बोलते हैं वेव नंबर,
और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आपको इस वेव की वेवलेंथ और टाइम पीरियड ही ध्यान रखना है। उन्हीं दो पैरामीटर्स पर डिपेंड दो और पैरामीटर होते हैं। हमने यहाँ पर इसको इसलिए बताया है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वेव इक्वेशन, उसमें के और ओमेगा का यूज होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है इसी में कि वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होती है? आप मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर, और जब से मैंने वेव बनानी स्टार्ट की है उस रस्सी को ऑसिलेट करते हुए, उसके 10 सेकंड बाद, x तो 5 मीटर है और मैं उसको घुमा रहा हूं, और 10 सेकंड बाद वो पार्टिकल कहीं तो होगा अपनी मीन पोजीशन से, तो टाइम इक्वल टू 10 सेकंड। एक मैंने रस्सी ली, उसका एक किनारा पकड़ के मैं ऑसिलेट कर रहा हूं, वेव जनरेट हो रही है। तो x इक्वल टू 5 मीटर पर जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 10 सेकेंड में अपने मीन पोजीशन से कितने ऊपर या नीचे होगा, इस बात का पता हमें जिस इक्वेशन से लगता है उसको वेव इक्वेशन बोलते हैं। मैं आपको इसकी एक एनालॉजी देता हूं। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास लगाते नहीं हैं। कॉलेज मैनेजमेंट ने ऐसा कर रखा है कि आपकी जो आई कार्ड्स हैं उनमें जीपीएस चिप्स लगा रखी हैं कि जब चाहे टीचर ये बात देख सकता है कि रोल नंबर 30, इस क्लास का रोल नंबर 30, मेरा छठा लेक्चर है फिजिक्स का, तो छठे लेक्चर के समय में रोल नंबर 30 कहाँ है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं रोल नंबर 30 को यदि टाइप करूं और 6th लेक्चर में ये दोनों एंट्रीज टाइप करूं, तो मुझे उसकी लोकेशन पता लग जाएगी कि छठे लेक्चर में रोल नंबर 30 क्लास अटेंड न करके पार्क में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये एक इक्वेशन है। सिमिलरली आपकी वेव इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें यदि मैं ये डाल दूं कि x इक्वल टू 5 मीटर वाला जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 10 सेकेंड में कहाँ है, इस बात का जवाब दे दे जो इक्वेशन, उसको बोलते हैं वेव इक्वेशन। और मैथमेटिकल फॉर्म इसका देखें तो वो होता है y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है वेव इक्वेशन का। इसमें k क्या है, k हमने डिस्कस किया था, k इज 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है 2 पाई बाय टी। ये दो पैरामीटर्स यहाँ पे यूज हुए हैं। x क्या है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉफ्टवेयर में, k आपको ऑलरेडी नोन है, ओमेगा आपको ऑलरेडी नोन है, a क्या है, a है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड, मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल आपका मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये भी नोन है। अब ये तीन चीज नोन है, a, k और ओमेगा। अगर मुझे ये पता करना है कि x इक्वल टू 5 मीटर वाला पार्टिकल t इक्वल टू 10 सेकेंड पे कहाँ है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करूँगा और उससे जो y निकल के आया वो y क्या होगा, मीन पोजीशन से वो पार्टिकल कितना ऊपर है, ये वो पार्ट आपको बताएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि वेव इक्वेशन का सही मतलब क्या है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आप मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। आप x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। ये पार्टिकल x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो t इक्वल टू 0 पे y कितना होगा, 0। ठीक है,
t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा, ये पार्टिकल कितना होगा, आप इसको यहाँ पुट कर, ये तो ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। माइनस पाई बाय 2 का मतलब है माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए। आप t को पाई बाय ओमेगा पुट करोगे तो y आपका आ जाएगा। आप इसको पोज करके आराम से इस मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं, बहुत आसान है। अगर ये पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा से पाई माइनस पाई मीन्स ज़ीरो, y इज ज़ीरो। टाइम पीरियड 3 पाई बाय 2 ओमेगा, y विल बी a एंड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, y इक्वल टू 0। आप देखिए ध्यान से, हमें पता था कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अब जो मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने लिखी, मैं जांचना चाहता हूं क्या जैसा पार्टिकल मोशन कर रहा है क्या ये भी वही बता रही है। x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के बारे में स्टडी किया, t इक्वल टू जब हमने स्टार्ट किया उसको तब वो 0 पे था, जब टाइम बढ़ा तो वो पार्टिकल नीचे की तरफ आया, माइनस ए, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम और बढ़ा तो फिर वो वापस 0 की तरफ आया, टाइम और बढ़ा तो वो ऊपर प्लस ए की तरफ गया और फिर वापस 0 पे आया। तो इस तरीके से उसने ऐसे ऐसे और ऐसे एक साइकिल कंप्लीट की। जो ऑसिलेटरी मोशन उस पार्टिकल हो रहा है वही ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब किसी भी लोकेशन पे जो पार्टिकल है, किसी टाइम t पर हम उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वेव इक्वेशन। ये आपकी वेव इक्वेशन होती है, ठीक है। वेव इक्वेशन के बाद आपका आता है फेज। बच्चे बीएससी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी उनको ये पता नहीं होता कि फेज क्या होता है। तो आप बहुत ही ध्यान से समझिए कि फेज क्या होता है। हमने वेव इक्वेशन लिखी y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। x इक्वल टू 0 के पार्टिकल के मोशन को हमने स्टडी किया। अब दोबारा ही उसी को स्टडी कर लेते हैं। अगर x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को स्टडी करना है तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी a साइन ओमेगा टी। वैसे यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। आगे आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ फेज, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो आप मान लीजिए ये इस पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन बन गई जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इस इक्वेशन के तहत इस पार्टिकल का मोशन होगा। अब इस ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये पार्टिकल है, इसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मोशन कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सर्कुलर मोशन शो कर सकता हूं। क्या मतलब है इस बात का? हम एक a मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेंगे। a क्यों लिया? a इसलिए लिया है क्योंकि पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो a है, इसलिए हमने यहाँ पे a लिया है। अब इस a वेक्टर को हम रोटेट कराएंगे इस पॉइंट के अराउंड, o पॉइंट है ये, और इसका जो घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमता हुआ ऐसे सर्कल पूरा करता है और यहां पर आप एक y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया, इसी मोशन को रिप्रेजेंट हम अब इस सर्कुलर मोशन से कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे। जब स्टार्ट हुआ पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, तो यहां पे रहा होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल ऐसे जाएगा, मैक्सिमम पोजीशन, वापस मीन, नेगेटिव और वापस मीन पोजीशन, इस तरीके से मोशन करेगा। अब देखिए, अगर ये जो वेक्टर है ये रोटेट कर रहा है एट टाइम t,
जो ये एंगल ट्रेवल कर लेगा वो थीटा होगा ओमेगा टी। कहने का मतलब है अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसने यहाँ से स्टार्ट किया है तो t इक्वल टू टी सेकेंड पर ये ओमेगा टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो एंगुलर डिस्टेंस इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, तो ये आपका डिस्टेंस ओमेगा टी होगा। अब यदि मैं इस वेक्टर का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लूं, ये प्रोजेक्शन लूं, तो ये वैल्यू कितनी है, a है। इस वेक्टर का ये कंपोनेंट होगा a कोस ओमेगा टी और इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट होगा a साइन ओमेगा टी। आप ध्यान से देखिए, आप ऐसा मान लीजिए कि जो वेक्टर है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक लेजर लाइट लगी हुई है और वो लेजर लाइट इस वाई एक्सिस पर जो स्क्रीन है वहां पर पड़ रही है। जब यहां से आपका वेक्टर स्टार्ट होगा, ये पार्टिकल जैसे ऊपर जाएगा ये वेक्टर भी आपका मूव करेगा और इस वेक्टर का जो आपका लाइट पड़ रही है वाई एक्सिस पर वो जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा। कहने का मतलब है जो पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वही उतना ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर इस रोटेटिंग वेक्टर का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन होगा। मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार, अगर आपके पार्टिकल के एक्चुअल मोशन में अगर पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है तो इस मोशन के बराबर इक्विवेलेंट जो मैंने रोटेटरी मोशन माना है उसमें जो वेक्टर घूम रहा है उसका वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो प्रोजेक्शन उस डिस्प्लेसमेंट के एग्जैक्टली बराबर होगा। आप वैसे भी देख सकते हैं कि वही इक्वेशन बन गई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। t इक्वल टू 0 पे यहाँ स्टार्ट किया तो t इक्वल टू टी पर ये डिस्टेंस हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सिमिलरली यहां भी हो गया। अब जो ये ओमेगा टी है यही आपका फेज है। आप इसको और अगर तरीके से बताएं तो आप बोल सकते हैं कि अगर एक ओसिलेटरी मोशन को मैं यदि एक रोटेटिंग वेक्टर के मोशन से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो वेक्टर जितना एंगल बना चुका होगा उसी को फेज कहते हैं। आई अगेन रिपीट, अगर एक ओसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम रोटेटिंग वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो रोटेटिंग वेक्टर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से जितना वेक्टर बना चुका होगा वही उसका फेज कहलाता है। अब इसको आप एक भाषा में और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे लाइफ के भी फेज होते हैं, पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, 3 फेज हैं। इस तरीके से जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इसके भी जर्नी के फेज हैं। पहला फेज क्या है, वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है पॉजिटिव की साइड। सेकंड फेज क्या है, वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। थर्ड फेज में वो नेगेटिव साइड जा रहा है और फोर्थ फेज में वापस आ रहा है। तो जैसे जीवन के 3 फेज हैं ऐसे ही इस मोशन के भी बहुत सारे फेज हो सकते हैं, लेकिन हम 4 फेज में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फेज का सिर्फ इतना मतलब है, अगर मैं आपको बोल दूं कि फेज है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब है कि पार्टिकल यहां से एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर आपको फेज पता है 30 डिग्री तो आप आंख बंद करके ये बोल सकते हैं, इमेजिन करके, कि पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है और वो पॉजिटिव साइड में ट्रेवल कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं आपका फेज है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का मतलब है कहीं यहां एंगल, अगर यहां एंगल होगा तो इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है वो घट रहा होगा। तो आपको फेज अगर 120 डिग्री पता है तो आप कहेंगे कि आपका पार्टिकल नेगेटिव साइड में ट्रेवल कर रहा है मीन पोजीशन की तरफ। सिमिलरली आप 240 और आपका 300 सब वेक्टर्स, अगर फेज आपको पता है तो आप उस पार्टिकल
कि जो ऑसिलेटरी जर्नी है उसके वो किस फेज में ये बता सकते हैं। एक और आसान भाषा में आप इसको बता सकते हैं, जो भी आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑसिलेटरी मोशन की, उसके अंदर का जो भी एंगल है वो आपका फेज है। मुझे लगता है कि फेज मैंने काफी डिटेल में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इस पे अलग से भी एक वीडियो बना सकते हैं। फेज आपको आगे से बिल्कुल भूलना नहीं है। एक ऑसिलेटरी मोशन को यदि एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो रोटेटिंग वेक्टर जितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से वही उसका फेज होता है। दैट्स इट। तो फेज हमने डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में। नेक्स्ट एक सब टॉपिक हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है। ये सब वेव्स के बेसिक थे। सेकंड क्लास में भी हम वेव्स के बेसिक ही करेंगे और थर्ड क्लास में YDSC को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका मेन DSC का कोर्स स्टार्ट होगा। अब समझते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। यहां पे आपने तालाब में एक पत्थर डाला, आपके क्रस्ट्स और ट्रफ डेवलप हुए। अब आप एक बात बताइए कि एक R रेडियस के एक हाइपोथेटिकल दूरी पर जब वो वेव वहां तक पहुंचेगी तो ये वाले सारे पार्टिकल्स के थ्रू जब वेव पास होगी, ये सारे पार्टिकल या तो मैक्सिमम पे होंगे या मिनिमम पे होंगे या कहीं इन बिटवीन होंगे, पर जैसा भी होगा ये सारे पार्टिकल्स सेम हाइट पे होंगे क्योंकि वेव आपकी सिमेट्रिकली जनरेट हुई है। क्लियर है बात? तो अगर वो सारे के सारे एक साथ मैक्सिमम पे